फ्रेंड्स, मैं आपके लिए लाई हूँ सीक्रेट स्पेशल क्लास 7 एनसीईआरटी, जिसमें आज होल एनसीईआरटी हम कवर करेंगे। 7 जुलाई के लिए हो जाइए प्रिपेयर। पहले हम एनसीईआरटी कवर करेंगे, उसके बाद उसके में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डालूंगी। आइए हम देखते हैं चैप्टर 1 क्लास 7 न्यूट्रिशन इन प्लांट। सबसे पहले देखते हैं न्यूट्रिशन होता क्या है। ऐसे कंपोनेंट जो फूड में प्रेजेंट होते हैं लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स। ऐसे कंपोनेंट जो फूड में प्रेजेंट होते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स और फूड आर कॉल्ड न्यूट्रिशन। उसे हम न्यूट्रिशन कहते हैं। अब न्यूट्रिशन को दो टाइप से पढ़ा जाता है, दो टाइप में डिवाइड करा जाता है, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन और हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ऐसा न्यूट्रिशन, ऑटो मतलब खुद, ऐसा न्यूट्रिशन जो खुद प्लांट बनाते हैं, ऐसा खाना, ऐसा फूड जो खुद प्लांट बना लेते हैं वो ऑटोट्रॉपिक होता है। किसी और से लेने की जरूरत नहीं होती, खुद खाना बना लेते हैं वो ऑटोट्रॉपिक होता है। और जो अपने फूड के लिए दूसरों पे निर्भर होते, प्लांट पे डिपेंडेंट होते, प्लांट पे निर्भर होते, उसको हेट्रोट्रॉपिक, हेट्रो मतलब किसी और पे, हेट्रोट्रॉपिक बोलते। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। ऑटोट्रॉपिक मीन्स ऑर्गेनिज्म मेक देयर ओन फूड फ्रॉम सिंपल सब्सटेंस। सिंपल सब्सटेंस से अपना खाना बना लेते हैं। सिंपल सब्सटेंस क्या हो सकते हैं? वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट अब आ जाते हैं फर्स्ट टाइप ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन पे। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन हमने देखा था क्या होता है, जो अपना खाना खुद बनाते हैं, लाइक प्लांट। प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं। तो प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं कैसे? फोटोसिंथेसिस करते हैं। अब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस देखेंगे, उसके पहले हम देख लेते हैं फूड मेकिंग प्रोसेस ऑफ प्लांट, कैसे कैसे वो प्रोसेस करके खाना बनाते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड लगती है उनके लिए, पहले एब्जॉर्प्शन करते कार्बन डाइऑक्साइड का। तो वो कैसे एब्जॉर्ब करते? प्लांट में लीफ होती है, प्लांट में लीफ होती है और लीफ का स्ट्रक्चर देखते हैं, उसमें गार्ड सेल होती है। इस तरह में गार्ड सेल प्रेजेंट रहती है। और इसके बीच में पोर्स होते हैं। इस तरह की गार्ड सेल होती है, उसके बीच में पोर्स प्रेजेंट रहते हैं और इस पोर्स से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं लीफ। कार्बन डाइऑक्साइड का एब्जॉर्प्शन यहाँ से करते हैं। अब सबसे पहला एलिमेंट हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि मेन इसेंशियल एलिमेंट है। अब इसके बाद देखते हैं वाटर एंड मिनरल का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है। आपने प्लांट देखा होगा, प्लांट में होती है नीचे रूट्स, फिर ये इस तरह से स्टेम होती है और ये लीव्स होती है। रूट, स्टेम एंड लीव्स होती है। तो देखिए यहाँ पे जो रूट होती है, यहाँ से रूट से वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। वाटर एब्जॉर्प्शन करने के लिए पतली पतली वेसल्स होती है, इसके थ्रू पानी ऊपर जाता है। ऐसे पानी ऊपर की तरफ मूवमेंट करता है और ऐसे ऊपर ले जाके पूरे लीव्स और बाकी प्लांट को वाटर मिल जाता है। सारी रूट वाटर एंड मिनरल का एब्जॉर्प्शन करती है। तो ये वाटर एंड मिनरल का एब्जॉर्प्शन किससे होता है? वेसल्स के थ्रू, वेसल्स के थ्रू। ये इसमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वाटर एंड मिनरल का एब्जॉर्प्शन कौन करता है? तो रूट में जो रूट से जो वेसल्स जाती हैं, वो वेसल्स एब्जॉर्प्शन कराती है, ऊपर लेके जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड का कहाँ पे एब्जॉर्प्शन हो रहा है? गार्ड सेल के बीच में जो टाइनी पोर्स है, बिटवीन गार्ड सेल, सेल टाइनी पोर्स है। टाइनी मतलब छोटे छोटे, छोटे छोटे छेद होते हैं, उसके थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड का एब्जॉर्प्शन होता है। थर्ड टाइप है क्लोरोफिल। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन के थर्ड टाइप पे आ जाते हैं क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल क्या होता है? आपने देखा होगा, आपको पत्तियां हमेशा हरी हरी दिखाई देती है, कुछ और भी कलर्स हो सकते हैं, लेकिन अधिकतर पत्तियां ग्रीन कलर की दिखाई देती है। तो ये जो ग्रीन कलर है, ये किसके कारण है? क्लोरोफिल। किसके कारण है? क्लोरोफिल का कलर होता है हरा, इसके कारण पत्तियां हरी दिखती है। और यही क्लोरोफिल जो है वो सूरज से, सन से अपने लाइट ले लेता है, सनलाइट कैप्चर कर लेता है। क्लोरोफिल और सनलाइट मिलके मिलके ही फोटोसिंथेसिस करते हैं। क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस। अब क्लोरोफिल आ गया समझ में। अब देखते हैं सनलाइट।
सनलाइट का क्या मेन रोल है, सनलाइट के बिना क्या फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता है। 4 इसेंशियल कंपोनेंट में सनलाइट भी आता है। तो सनलाइट का देखते हैं, सनलाइट क्या करता है, क्लोरोफिल की प्रेजेंट में खाना बनाता है। सनलाइट का इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या क्या है, एक तो फूड सिंथेसाइज कर रहा है, खाना बना रहा है, और आप जानते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका फंक्शन है सनलाइट का, कि जो ऑक्सीजन होता है जिससे हम सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन बनाने का काम भी इसी का है। सनलाइट की प्रेजेंट में ही ऑक्सीजन बनता है। अगर सन नहीं होगा, विदाउट सन ऑक्सीजन नहीं होगा, और अर्थ पे लाइफ भी पॉसिबल नहीं होगी, अर्थ पे लाइफ भी नहीं होगी। तो इसलिए सनलाइट को भी एक बहुत इसेंशियल एलिमेंट माना गया है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि 4 इसेंशियल ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में 4 इसेंशियल ऐसे एलिमेंट जो फोटोसिंथेसिस में जरूरी है। तो सबसे पहला हमने देखा था वाटर एंड मिनरल, दूसरा देखा था हमने कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा देखा था क्लोरोफिल, चौथा देखा था सनलाइट। तो आपसे कोई भी एक क्वेश्चन में बना के पूछ सकते हैं कि क्लोरोफिल, सनलाइट, और कोई भी ऑप्शन दे सकते हैं। तो आपको ये 4 कंपोनेंट याद रखना है, क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड मिनरल्स, जो है हमारे इसेंशियल एलिमेंट है। तो हमें इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या क्या मिले, पहला मिला वाटर, फिर मिला क्लोरोफिल, फिर मिला सनलाइट, एंड लास्ट वन इज कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। ये इंपॉर्टेंट है 4 कंपोनेंट। अच्छा, आप ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन प्लांट करते हैं लीफ, तो लीफ फोटोसिंथेसिस करने के साथ क्या करती है, खाना बनाती है। खाना किस फॉर्म में बनाती है, एक और क्वेश्चन पूछ सकते हैं, स्टार्च के फॉर्म में। स्टार्च क्या है, कार्बोहाइड्रेट। स्टूडेंट, अभी हमने पढ़ा कि जो ग्रीन लीफ होती है वो फोटोसिंथेसिस करती है, तो जो नॉन ग्रीन लीफ होती है, जो पत्तियां ग्रीन नहीं है, क्या वो भी फोटोसिंथेसिस करती है? तो हाँ, वो भी फोटोसिंथेसिस करती है। जो नॉन ग्रीन लीफ है, नॉन ग्रीन लीव्स ऑल्सो परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हम कवर करते चलेंगे एनसीईआरटी के। नेक्स्ट देखिए, क्या प्लांट सिर्फ कार्बोहाइड्रेट स्टार्च ही बनाते हैं और कोई प्रोटीन और फैट नहीं बनाते? बनाते हैं, प्रोटीन और फैट भी बनाते हैं, प्रोटीन एंड फैट भी बनाते हैं। तो प्रोटीन और फैट कैसे बनाएंगे, प्रोटीन तो नाइट्रोजन से बनेगा, अमीनो एसिड है प्रोटीन, तो प्रोटीन क्या है, अमीनो एसिड है। अमीनो एसिड बनाने के लिए क्या चाहिए, नाइट्रोजन। तो प्लांट नाइट्रोजन कैसे लेंगे, प्लांट को नाइट्रोजन लेने के लिए पहले तो इन्वायरमेंट में बहुत सारी नाइट्रोजन प्रेजेंट है, तो क्या प्लांट इन्वायरमेंट से नाइट्रोजन ले लेंगे? नहीं, प्लांट इन्वायरमेंट से नाइट्रोजन नहीं ले सकता। तो क्या करेंगे इन्वायरमेंट नाइट्रोजन लेने के लिए, जो रूट्स होती है लेग्यूमिनस प्लांट की, उसमें होता है एक राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया। क्या नाम है, राइजो, इस पे क्वेश्चन आया हुआ है सीटेट में। राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया रहता है, जो क्या करता है, प्लांट्स में प्रेजेंट रहता है, प्लांट्स के रूट में, और वो नाइट्रोजन फिक्स करता है। क्या करता है, इन्वायरमेंट से नाइट्रोजन लेता है और यहाँ रूट में फिक्स करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। और नाइट्रोजन फिक्स करने के बाद जो नाइट्रोजन रहती है वो किसको मिलती जाती है, प्लांट को, और प्लांट अमीनो एसिड यानी कि प्रोटीन बनाता है। क्या बनाता है, प्रोटीन। तो इन्वायरमेंट, ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे कि इन्वायरमेंट से डायरेक्ट प्लांट नाइट्रोजन ले लेते हैं, तो नहीं, इन्वायरमेंट से नहीं लेते। कहाँ से लेते हैं, वो फिक्स नाइट्रोजन लेते हैं, उनको नाइट्रोजन फिक्सेशन के बाद जो मिलती है डिजोल्व नाइट्रोजन सॉइल में, वो ही ले पाते हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी हो गया, प्रोटीन एंड फैट बनाते हैं वो, बट प्रोटीन के लिए नाइट्रोजन लगती है और नाइट्रोजन वो रूट से लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टाइप देखते हैं, अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सेकेंड टाइप था हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेट्रो मतलब जो दूसरों पे निर्भर है खाने के लिए, जो अपना खाना प्लांट से ले या इंसेक्ट से ले या किसी और सोर्स से अपना खाना ले, खुद नहीं बना सकते, वो हेट्रोट्रॉपिक होते हैं। इसमें 4 टाइप्स होते हैं, पैरासिटिक, सेप्रोफिटिक, सिम्बायोटिक, इंसेक्टिवोरस प्लांट। पैरासिटिक देखते हैं सबसे पहले, पैरासाइट। पैरासिटिक प्लांट कौन से हो गए, आपने देखिए अमरबेल, कस्टूटा बोलते हैं जिसको, येलो कलर की होती है, कोई भी प्लांट पे डाल दो वो फैलती जाती, लटक जाती। वो येलो कलर की अपना खाना खुद नहीं बना सकती, तो
तो वो क्या करती है, कस्क्यूटा, उसको अमरबेल बोलते हैं। क्या करती है, वो कोई भी प्लांट की रूट या स्टेम पे लटक जाती है और उसका उससे अपना खाना लेती है। जैसे कोई भी प्लांट ले लीजिए और जिस भी वो प्लांट पे हैंग करेगी उसको होस्ट प्लांट कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जिस प्लांट पे अमरबेल हैंग करेगी उसको क्या बोलते हैं, होस्ट प्लांट। और पैरासिटिक प्लांट का एग्जाम्पल भी पूछ सकते हैं, तो कस्क्यूटा अमरबेल उसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट देखते हैं सेप्रोफिटिक प्लांट। सेप्रोफाइट क्या होते हैं, फंगस। सेप्रोफाइट्स क्या होते हैं, फंगस, जो सड़ी गली चीजों को खाते हैं, डेड एंड डीके मैटर को खाते हैं। जैसे आपने स्ट्रक्चर देखा है ब्रेड का, ये ब्रेड का स्ट्रक्चर देखिए। ब्रेड के स्ट्रक्चर पे थोड़े 2-4 दिन बाद आप देखेंगे, अगर गर्मियों में देखेंगे तो दूसरे दिन आपको फंगस दिखाई देगी, ग्रीन ग्रीन पार्ट, और वैसा सड़न पैदा हो जाती है। तो वो सेप्रोफिटिक होती है। वो क्या करती है, सड़ी हुई चीजों में जो सड़ जाती है चीजें, उससे अपना न्यूट्रिशन लेती है, उसको बोलते हैं सेप्रोफिटिक प्लांट। अच्छा देखिए, बारिश के समय में क्या होता है, बारिश के समय में जो शूज रहते हैं, लेदर के शूज बैग, अगर उसमें पानी लग जाए, मॉइस्चर मिल जाए उसको, और रेनी सीजन कैसा रहता है, उसका मॉइस्चर वाला एनवायरमेंट रहता है, तो उससे क्या होता है, ऐसे मॉइस्चर वाले एनवायरमेंट में वो खुद जनरेट हो जाती है, फंगी खुद पैदा हो जाती है, और उसमें भी व्हाइट 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 ऐसा दिखाई देने लगता है। अगर आप बहुत टाइम तक अपने बैग मॉइस्चर में रख देंगे या शूज लेदर के, तो फंगस जो है वो सेप्रोफिटिक है। अब नेक्स्ट देखते हैं सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक मतलब सिम्बायोसिस रिलेशनशिप, तू मुझे कुछ दे मैं तुझे कुछ दूंगा, अपने मतलब बदले में कुछ देना और लेना। जैसे मैंने आपको एक पहले एग्जांपल दिया, राइजोबियम। राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया, राइजोबियम प्लांट से अपना न्यूट्रिशन ले रहा है, लेकिन उसके बदले में क्या कर रहा है, वो न्यूट्रिशन लेने और देने का काम, नाइट्रोजन दे रहा है प्लांट को वो। तो वो एक राइजोबियम बैक्टीरिया भी सिम्बायोसिस सिम्बायोसिस कर रहा है। इसके अलावा एक और एग्जांपल देखते हैं हम, आपने सुना होगा लाइकेंस। लाइकेंस क्या होता है, जो एल्गी और फंगस होती है, फंगस और एल्गी, ये क्या करते हैं, एल्गी खाना बनाती है और फंगी एल्गी को रहने की जगह देती है। अब जैसे समझ लीजिए कि ये फंगस है, ये पूरे में फंगस है, और यहाँ पे लगी हुई एल्गी, यहाँ पे क्या है, एल्गी, ये एल्गी मान लीजिए। तो ये फंगस जो है, इसको एल्गी को रहने की जगह दे रही है, और एल्गी क्या होती है, ग्रीन कलर की होती है। तो ये क्या करती है, खाना बनाती है, फोटोसिंथेसिस करती है, खाना बना के किसको देती है, फंगस को। और फंगस का खुद का भी काम हो रहा है और एल्गी रह भी पा रही है। तो ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, एक दूसरे को लेन देन आदान प्रदान कर रहे हैं, तो दोनों एक साथ मिलजुल के रह पा रहे हैं, यही सिम्बायोसिस है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। किसमें, लाइकेंस में। आपसे पूछा जा सकता है किसमें होता है, राइजोबियम और लाइकेंस में। अब इंसेक्टिवोरस प्लांट की बात करते हैं। इंसेक्टिवोरस प्लांट का पहले आप स्ट्रक्चर देखिए, ये पिक्चर प्लांट है। पिक्चर प्लांट कैसा होता है, इसमें ये ऊपर जो दिख रहा है ये लिड है, और उसके बाद जो ये नीचे है पूरा ये इसका बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर है। तो ये क्या करता है, जब भी इस पे इंसेक्ट आके बैठेगा, ये तुरंत उसको कैप्चर कर लेता है, तुरंत इसका ढक्कन बंद हो जाएगा, और ढक्कन बंद होने के साथ वो इंसेक्ट को डाइजेस्ट कर जाएगा, और वो अपना खाना इंसेक्ट से बना लेगा। तो इंसेक्टिवोरस प्लांट का आपको एग्जाम्पल समझ में है, पिक्चर प्लांट, पिक्चर प्लांट, ये इसका एग्जाम्पल है। आप एग्जाम्पल याद रखिएगा। एक बार और देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट सारे एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ बता ही दिए हैं। पैरासिटिक प्लांट, कस्क्यूटा अमरबेल जो प्लांट पे हैंग हो जाती है। सेप्रोफिटिक है, फंगस जो फंगी लग जाती है ब्रेड वगैरह पे। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, राइजोबियम और लाइकेंस। यहाँ पे आप फंगस और एल्गी को मत याद रखिएगा, लाइकेंस बोलिए, दोनों को मिला के लाइकेंस बोलते हैं, क्योंकि फंगस सेप्रोफिटिक का एग्जाम्पल है। इंसेक्टिवोरस प्लांट में पिक्चर प्लांट, लास्ट जो था हमारा इंसेक्टिवोरस प्लांट वो है पिक्चर प्लांट। अब आ जाते हैं क्लास 7 के चैप्टर नंबर 2 पर, न्यूट्रिशन इन एनिमल। न्यूट्रिशन इन एनिमल में हमने प्लांट में न्यूट्रिशन की डेफिनेशन तो देखी थी। जो कंपोनेंट रहते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स in food are called
न्यूट्रिशन, जो भी ये कंपोनेंट है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल, फूड में अपने खाने में जो कंपोनेंट पाए जाते हैं वही हमारा न्यूट्रिशन है, जो हमें आगे ग्रोथ के लिए, बिल्डिंग ब्लॉक के लिए हेल्प करता है। इसके बाद देख लेते हैं डाइजेशन क्या होता है। डाइजेशन होता है ब्रेक डाउन ऑफ complex substance into simple complex substance into simple। जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट उसको सिंपल शुगर में तोड़ना। सिंपल में तोड़ना मतलब ग्लूकोज, इस तरह से सिंपल शुगर में तोड़ना। तो क्या होता है? डाइजेशन, ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इनटू सिंपल। कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में तोड़ना, जो कॉम्प्लेक्स जो हम पचा नहीं सकते उसको सिंपल में तोड़ के फिर पचाना, वो डाइजेशन होता है। अब डिफरेंट मोड ऑफ टेकिंग फूड, कौन किस तरह से खाना खाता है? क्या सब हमारी तरह सीधा खाना खा लेते हैं? नहीं, सब अलग अलग तरह से खाते हैं। जैसे बीज एंड हमिंग बर्ड, ये क्या करते हैं? सक करते नेक्टर को, सकिंग नेक्टर। आपने देखा होगा प्लांट, नेक्टर ऑफ प्लांट। हनी भी कैसे जाती है, वो फ्लावर पे बैठती है और फिर नेक्टर से वो सक कर लेती है, जो फ्लावर का जूस रहता है, फूलों का रस रहता है, वो सक कर लेती है। तो ये सक करके अपना खाना लेते हैं। हमिंग बर्ड एंड बीज का बताया। इन्फेंट, इन्फेंट क्या कहते हैं? नवजात शिशु, जो बिल्कुल जन्मा हुआ बच्चा रहता है, छोटा बच्चा, 6 महीने तक के बच्चे को इन्फेंट बोलते हैं। वो भी इंसान का, जो ह्यूमन का 6 महीने का बच्चा रहता है तो हम इन्फेंट बोलते हैं। तो ये क्या करते हैं? मदर मिल्क, उनका खाना क्या है? मदर मिल्क। ये किससे खाना लेते हैं? मदर मिल्क। इसी तरह पाइथन है, वो क्या करता है? स्वेलो कर लेता है, जो अपने इसका फूड रहता है, स्वेलिंग ऑफ फूड। किस क्या रहता है इसका फूड? कुछ भी बड़ा ऑर्गेनिज्म ऐसा कुछ है तो उसको वो स्वेलो कर लेता है, एकदम अंदर गटक लेता है। एक्वेटिक एनिमल क्या करते हैं? जो एक्वेटिक, एक्वेटिक मतलब जो पानी में रहते हैं, तो जो पानी में रहते हैं, ऊपर पानी के ऊपर जो भी माइन्यूट पार्टिकल फूड फ्लोट करता रहता है, तो फ्लोटिंग पार्टिकल को वो फ्लोट करता है। जो फ्लोट मतलब तैरना, फ्लोटिंग पार्टिकल जो रहते हैं उसको वो ऊपर जाके खा लेते हैं और नीचे आ जाते हैं। यही इनका फूड रहता है अलग अलग। ये बीज एंड हमिंग बर्ड का सकिंग नेक्टर ऑफ प्लांट। इन्फेंट जो रहते हैं मदर मिल्क, मम्मी का दूध पीते हैं उनके। पाइथन जो रहते हैं वो स्वेलो कर लेते हैं, स्वेलिंग है। एक्वेटिक एनिमल रहते हैं, फ्लोटिंग जो पार्टिकल रहते हैं ऊपर, फ्लोटिंग फूड, उससे वो अपना खाना ले लेते हैं। अब हम देखते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर, कैसा पूरा स्ट्रक्चर वर्क करता है, कैसे डाइजेशन होता है। सबसे पहले माउथ होता है, जो ओपनिंग होती है हमारी, जहां से हम खाना खाते हैं, उसको बकल कैविटी बोलते हैं। बकल कैविटी को ओरल कैविटी भी बोला जाता है, ओरल कैविटी भी बोला जाता है। बकल कैविटी ऑल्सो कॉल्ड ओरल कैविटी। ठीक है, इसमें कुछ सिलाइवरी ग्लैंड्स होती है। सिलाइवरी ग्लैंड्स क्या करती है? सलाइवा सिक्रेट करती है, जिससे डाइजेशन और मिक्सिंग ऑफ फूड शुरू होता है। खाना मिक्स होता है अपना सलाइवा में। उसके बाद खाना अंदर जाता है, स्वेल करते हैं अपन अंदर, तो वो किस में जाता है? ईसोफेगस में। नेक्स्ट, फूड पाइप किसको, फूड पाइप कहाँ ले जाता है खाना? ईसोफेगस में। फिर इसके बाद ईसोफेगस से पास होके कहाँ पे आता है खाना? स्टमक में। हमारा खाना कहाँ जाता है? स्टमक में। जब स्लाइवा मिक्स हो जाता है, अपनी जो लार होती है वो खाने में मिक्स हो जाती है, तो उसको बोलते हैं बोलस। क्या बोलते हैं? बोलस। अब इसके बाद आ जाते हैं, खाना मिक्स होके स्टमक में आता है, स्टमक में डाइजेस्टिव जूस मिक्स हो जाते हैं। वो डाइजेस्टिव मिक्स जूस मिक्स हो जाते हैं, लिवर से भी उसको हिपेटिक जूस मिल जाता है, पेनक्रियास से पेनक्रियाटिक जूस मिल जाता है। ऐसे सब डाइजेशन होना स्टार्ट हो जाता है अच्छे से और स्टमक में। और उसके बाद ये जो सारी चीजें मिलके, डाइजेस्टिव जूस मिलके बोलस नीचे आया, और डाइजेस्टिव जूस मिलके जो बोलस है वो बन जाता है काइल। क्या बन जाता है? काइल। जो स्लाइवा मिक्स फूड है, जिसमें खाने में जब स्लाइवा मिक्स होती है तो उसको बोलते हैं बोलस।
और जब खाने पोलस में नीचे आके डाइजेस्टिव जूस मिल जाता है तो उसको बोलते हैं काइल। अब इसके बाद पेनक्रेटिक जूस वगैरह मिल गया। नेक्स्ट जब मूवमेंट होती है आगे खाना पड़ता है तो कहाँ जाता है ये स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ आता है ये यहाँ से अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन में ये आ गया, ये इसका पैसेज है स्मॉल इंटेस्टाइन का। अब स्मॉल इंटेस्टाइन से पास होके सारा कंप्लीट डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कंप्लीट डाइजेशन कहाँ हो जाता है तो स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद हम आ जाते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन से खाना मूव होके इसमें डिओडेनम जेजुनम इलियम होता है और यहाँ से सीकम कॉलोन और ये रेक्टम होता है लास्ट पार्ट। और ये रेक्टम के थ्रू जो एक्सक्रीटरी वेस्ट है वो एनस के थ्रू बाहर निकल जाता है। ये है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर। अब हम एक एक सारे स्ट्रक्चर को समझेंगे और उसके फंक्शन जानेंगे। आइए देखते हैं स्टेप्स ऑफ डाइजेशन। 5 स्टेप में कंप्लीट हो रहा है डाइजेशन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछ सकते हैं कि स्टेप्स क्या है। सीटेट में पूछा भी गया है कि 5 स्टेप्स कैसी है, उसके सीरियल वाइज भी पूछ सकते हैं आगे पीछे लिख के, या ये स्टेप इन्वॉल्व है कि नहीं। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा कि स्टेप्स ऑफ डाइजेशन क्या होती है। सबसे पहले इंजेशन होता है, जब हम खाना मुंह में डालते हैं, अंदर खाना मुंह में डालते हैं उसको बोलते हैं इंजेशन। टेकिंग इन ऑफ फूड इनटू द माउथ इसका कॉल्ड इंजेशन। तो खाना सबसे पहले मुंह में डालना, तो इंजेशन कहाँ स्टार्ट होता है, माउथ में। इंजेशन होगा माउथ में। और माउथ में क्या, बकल कैविटी भी बोलते हैं इसको, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं हम, इंजेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप होती है डाइजेशन। तो डाइजेशन कहाँ स्टार्ट होता है, डाइजेशन माउथ में ही स्टार्ट हो जाता है। कुछ परसेंट 30% तक कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टार्च वगैरह स्लाइवा से ही ब्रेक डाउन होता है। तो डाइजेशन स्टार्ट होता है माउथ में, फिर उसके बाद आगे जाके स्टमक में। तो ये कहाँ कहाँ ये स्टार्ट होता है, माउथ में, फिर होता है स्टमक में। और पूछा जाए कंप्लीट डाइजेशन कहाँ हो जाता है तो स्मॉल इंटेस्टाइन में। कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होता है तो स्मॉल इंटेस्टाइन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होता है तो स्मॉल इंटेस्टाइन में। पूरा डाइजेशन कहाँ खत्म हो जाता है हमारा, तो स्मॉल इंटेस्टाइन है। इसके बाद हमने खाना पचा लिया, हमारा खाना पच गया है, तो पचने के बाद उसमें से जो जरूरी कंपोनेंट थे वो कंपोनेंट हमें ब्लड को भी तो देना, तभी तो पूरी बॉडी तक पहुंचेगा। तो वो ब्लड को देना, ब्लड में एब्जॉर्ब कराना इंटेस्टाइन का काम है। एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब देखिए जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट थे वो ब्लड में एब्जॉर्ब करा दिए, उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। ब्लड ने ले तो लिया, अब ब्लड सारी बॉडी को पहुंचाएगा। जैसे प्रोटीन है तो प्रोटीन बिल्डिंग ब्लॉक है, पूरी बॉडी को चाहिए प्रोटीन, तो वो प्रोटीन को पूरी बॉडी तक पहुंचाने को क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन। ये भी कहाँ होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन से ही होगा। और इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, एसिमिलेट भी हो गया खाना, जिसकी जगह जहां थी वहां वो सब पहुंच गया। इसके बाद कुछ एक्सक्रीटरी वेस्ट भी बचेगा। ऐसा तो है नहीं कि जो हमने खाए सारी चीजें ही काम की थी, कुछ ऐसी चीजें जो बॉडी को चाहिए ही नहीं खाने के साथ गई है, तो वो एक्स्ट्रा जो रापेज रहेगा वो सब कहाँ जाएगा, एनएस के थ्रू बाहर होगा। तो उसको कौन कराएगा, लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू क्या हो जाएगा, ये इजेशन, बाहर की तरफ फेंकना। और फिर एनएस के थ्रू क्या हो जाएगा, एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। एक बार और देख लेते हैं इंजेशन क्या होता है। जब हम खाना मुंह में खाते हैं बकल कैविटी में, वो इंजेशन होता है। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं डाइजेशन पे। जो हम खाना पचाते हैं स्लाइवा मिक्स फूड, उसके बाद जो हमारे डाइजेस्टिव जूस रहते हैं सब मिक्स होते हैं, पेनक्रेटिक जूस, HCl, ये सब मिक्स होता है, वो क्या होता है, डाइजेशन। ब्रेक डाउन होता है, सिंपल का सिंपल कंपाउंड बनाते, कॉम्प्लेक्स सिंपल में टूट जाते हैं, वो डाइजेशन होता है। फिर डाइजेस्ट होने के बाद जो मेन कंपोनेंट है वो ब्लड में जाने को बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन के बाद होता है एसिमिलेशन, जो स्मॉल इंटेस्टाइन में अब जितने सारे एसेंशियल कंपोनेंट ब्लड को मिले, ब्लड वो सारे किसको देगा, पूरी बॉडी को, जैसे प्रोटीन है वो सब एसिमिलेट करेगा। और उसके बाद इजेशन हो जाएगा। ये इंजेशन है, ये इजेशन है, ये 5 स्टेप आप लाइन वाइज याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट रहेगा 5 ये। और कहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन होता है, ये सब इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट आ जाते हैं हम माउथ पे, यानी कि बकल कैविटी। सबसे पहले हम खाना खाते हैं इंजेशन, तो माउथ में क्या होता है, इंजेशन। इंजेशन स्टार्ट होता है तो खाना खाते हैं तो हम उसको चबाते हैं। चबाने के लिए टीथ, सबसे पहले टीथ का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। हमारे जो एडल्ट होते हैं उनकी बॉडी में टीथ कितने होते हैं, 2 1 2 3 अपॉन 2 1 2 3, ये इसका डेंटल फॉर्मूला होता है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये मैंने सिर्फ अपर टीथ लिए हैं एक साइड के। तो देखिए सबसे पहले क्या होते हैं, इंसीजर। क्या होते हैं, इंसीजर। फिर क्या होते हैं, कैनाइन। फिर प्रीमोलर, फिर मोलर। कितने टाइप के टीथ होते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। आपसे पूछ सकते हैं इंसीजर कितने हैं, 2 हैं। कैनाइन कितने हैं, 1 है। ये जो शार्प टीथ होता है, एकदम अपना शार्प टीथ होता है, वो होता है कैनाइन। फिर उसके बाद होता है प्रीमोलर, होते हैं कितने, 2। और फिर 3 मोलर होते हैं। ये 3 जो टीथ है ये मोलर है। इस साइड 8 है, इस साइड 8 है, तो टोटल नीचे पूरे नीचे की तरफ टीथ कितने हो गए, 16। ऐसे ही ऊपर भी टोटल सेम टीथ रहते हैं, कितने रहते हैं, 16। तो 16 और 16 कितने हो जाते हैं हमारे, 32। ये हमारे डेंटल फॉर्मूला है, 2 1 2 3। आपसे पूछ सकते हैं इंसीजर कितने, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। टोटल 32 एडल्ट में होते हैं। अब आ जाते हैं हम टंग पे। टंग में कहाँ पे कौन सा टेस्ट आता है वो देख लेते हैं। ये आपका टीथ का स्ट्रक्चर था। अब टंग देखते हैं। इस तरह से हमारी टंग होती है। अलग अलग टेस्ट बड होते हैं, यहाँ पे, फिर बैक साइड, और यहाँ पीछे की तरफ। अब सबसे पहले देख लेते हैं टिप ऑफ टंग। टिप पे क्या टेस्ट होता है, स्वीट होता है। यहाँ पे इस साइड में कौन सा टेस्ट आता है, सॉल्टी। और यहाँ पे क्या आता है, सॉर, खट्टा। और ये पीछे की तरफ जो पेपिलीज रहते हैं, यहाँ पे कौन सा टेस्ट आता है, बिटर। यहाँ बिटर टेस्ट आता है। अब देखते हैं जो स्लाइवा रहती है उसका क्या काम होता है। हमारी जो बॉडी में स्लाइवा प्रेजेंट रहती है वो क्या करती है, जो स्लाइवा रहती है वो ब्रेक डाउन करती है स्टार्च का, स्टार्च को ब्रेक डाउन करती है, सिंपल कंपोनेंट। ये था हमारा माउथ का पूरा फंक्शन। अब इसके बाद माउथ के बाद खाना जाता है ईसोफेगस में। ईसोफेगस से फिर आएंगे स्टमक में। तो हम अब देखते हैं स्टमक का स्ट्रक्चर। अब ईसोफेगस से खाना नीचे आने के बाद कहाँ आता है, स्टमक में। स्टमक आपको किस शेप का दिखाई पड़ता है, जे शेप का। जे शेप स्ट्रक्चर है स्टमक। इसमें क्या होता है, एचसीएल। एचसीएल क्या करता है, डाइजेशन कराता है, और जो बैक्टीरिया आ जाते हैं इसमें उसको किल कर देता है। किल करता है बैक्टीरिया को, बैक्टीरिया को किल करता है, डाइजेशन कराता है। अब इसमें म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड होती है, म्यूकस सिक्रेट होता है। म्यूकस का क्या काम होता है, म्यूकस क्या करता है, एचसीएल जो है स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये अपने पेट को जला सकता है। इसलिए जो स्टमक की वॉल है पूरी यहाँ तक, यहाँ पे क्या होता है, गॉबलेट सेल होती है। ये सेल जो रहती है म्यूकस सिक्रेट करती है, जो अपनी वॉल को बचाती है, नहीं तो अपना पेट जल जाएगा, अपना स्टमक जल जाएगा। किससे, एचसीएल से। अब एचसीएल क्या कराएगा, डाइजेशन कराएगा। क्या कराता है, जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस रहते हैं, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस रहते हैं उसको सिंपल बनाएगा, छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ देगा बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को। जैसे अपन ने ऑयल खाया, फैट खाया, उसको ब्रेक डाउन कर देगा। अब इसके बाद इसकी ओपनिंग कहाँ होती है, स्टमक की ओपनिंग कहाँ होती है, कहाँ पे जाके खुलता है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो स्टमक से आपको 4 क्वेश्चन क्या मिले, एक तो ये जे शेप होता है, बैक्टीरिया को किल कर देता है, एचसीएल पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसमें म्यूकस प्रेजेंट होता है, म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड होती है, और ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल में तोड़ता है, और इसकी ओपनिंग होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं। स्टमक की ओपनिंग किस में थी, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन का कुछ ज्यादा रोल है और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करता है, हमने देखा था स्ट्रक्चर में, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो स्टमक की ओपनिंग हो रही थी
इस तरह से स्मॉल इंटेस्टाइन में जो ओपनिंग हो रही थी उसके यहाँ पे हमें कुछ ग्लैंड्स मिलती हैं। यहाँ पे पैनक्रियाज मिलता है ऐसा, और इसके ऊपर लीवर मिलता है। देखा था हमने, यहाँ लीवर मिलता है। तो क्या होता है, लीवर जो है वो हिपैटिक जूस सिक्रेट करता है। हिपैटिक जूस, और क्या मिलता है, बाइल जूस। कौन सा, बाइल जूस। फर्स्ट पॉइंट क्या मिला यहाँ पे, बाइल जूस मिलता है। दूसरा, पेनक्रियास से क्या मिलता है, पेनक्रिएटिक जूस। पेनक्रिएटिक जूस, तो देखिए बाइल जूस, पेनक्रिएटिक जूस मिलता है। अब ये क्या करेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में सिक्रेट कराएगा, और जो स्मॉल इंटेस्टाइन में सिक्रीशन होता है उसके कारण डाइजेशन होगा यहाँ पे। किसका, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का। किसका डाइजेशन कराता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का। कंप्लीट डाइजेशन कराता है ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट का। इसके बाद इसका और क्या काम होता है, एब्जॉर्प्शन कराना। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या कराता है, एब्जॉर्प्शन। फोर्थ पॉइंट क्या हो गया, एब्जॉर्प्शन कराएगा। जो भी ये चीजें डाइजेस्ट करी है, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का सिंपल में कन्वर्ट करके, तो ये सब ब्लड में एब्जॉर्ब कराएगा। कहाँ कराएगा, ब्लड में सारा एब्जॉर्प्शन करेगा। उसके बाद क्या करेगा, एसिमिलेशन। तो इंटेस्टाइन के 5 मेन काम मिले हमको। सबसे पहले तो क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में बाइल जूस और पैनक्रेटिक जूस आके डाइजेशन कराते, किसका, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का। उसके बाद एब्जॉर्प्शन कराता है, एसिमिलेशन कराता है। और एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है इसमें। कंप्लीट डाइजेशन पूरा किसमें हो जाता है, कंप्लीट डाइजेशन किसमें हो जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन का मेन फंक्शन था। इतना याद रखेंगे तो इस पे ही क्वेश्चन बन जाते हैं। कंप्लीट डाइजेशन का होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट का पूरा डाइजेशन का होता है, एब्जॉर्प्शन का होता है, एसिमिलेशन का होता है। ये सब चीज आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं देख सकते। इसके बाद हम आ जाते हैं लार्ज इंटेस्टाइन पे। अब लास्ट देखते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो वाइडर होता है एंड शॉर्टर होता है। किससे, स्मॉल इंटेस्टाइन से। स्मॉल इंटेस्टाइन से वाइड होता है और शॉर्ट होता है। इसकी 1.5 मीटर लेंथ होती है। कितनी लेंथ होती है, 1.5 मीटर। ये क्या कराता है, ये कराता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल, वाटर और मिनरल का, वाटर एंड मिनरल का एब्जॉर्प्शन कराता है। इसके बाद जो एक्सक्रीटरी वेस्ट रहता है उसको बाहर की तरफ रिमूव कर देता है एनस के थ्रू, और उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इजेक्शन, इजेशन। लास्ट प्रोसेस जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन में होती है। एक बार वो देख लेते हैं, ये वाइडर होता है, शॉर्टर होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से। इसका नाम लार्ज है लेकिन ये शॉर्ट होता है। इसकी जो लेंथ है 1.5 मीटर की होती है। ये एब्जॉर्प्शन कराता है वाटर एंड मिनरल का। इसमें फूड का कोई भी एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, ना डाइजेशन होता है। इसके बाद लास्ट ये इजेक्शन कराता है एनस के थ्रू एक्सक्रीटरी वेस्ट का। आइए देखते हैं लास्ट टॉपिक, डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल। अब जो घास खाते हैं वो अपना डाइजेशन कैसे करते हैं, तो हम काऊ का देखेंगे सबसे पहले। काऊ का कैसे करती है काऊ अपना डाइजेशन, देखिए। जो ये घास खाते हैं उसमें क्या होता है, सेल्यूलोज। तो सेल्यूलोज इनको डाइजेस्ट करना रहता है। ह्यूमन सेल्यूलोज डाइजेस्ट नहीं कर सकते, बट जो काऊ है और डियर है, हॉर्स है, ये सब सेल्यूलोज डाइजेस्ट कर लेते हैं। तो इनका डाइजेशन कैसे होता है देखते हैं। सबसे पहले ग्रास ईटिंग एनिमल, जो भी ये काऊ का बना रहे हैं हम, तो काऊ जो है घास खाएगी, इसने ग्रास ईट किया। इसके बाद क्या करती है, ये पहले डाइजेशन नहीं करती है। ये ईट करने के बाद अपने इसमें खाली जगह रहती है, रुमेन, ये है जो, यहाँ ये खाती जाती है, यहाँ पे रुमेन में खाना इकट्ठा कर लेती है। यहाँ पे इकट्ठा कर लेगी, अभी डाइजेशन नहीं हुआ, और ये अनडाइजेस्टेड फूड है। इसको कट बोलते हैं, CUD, कट बोलते हैं।
तो गाय ने पहले घास खाई और जाके रूमेन में इकट्ठा कर लिया, उसको कर्ड बोलते हैं। अब ये पूरा खाने के बाद बैठ जाएगी और फिर ये खाना फिर से बाहर लाएंगी यहाँ, और ये इसके पास और माइन्यूट बैक्टीरिया रहते हैं जो इसको डाइजेशन में हेल्प करेंगे। फिर वो डाइजेशन इसका स्टार्ट होगा और वो फिर से ये जो अंदर रखा हुआ खाना है इसको बाहर लाके मुंह में चबाएगी। चबाने के बाद वापस से डाइजेस्ट होना शुरू होगा और फिर इसका फर्दर डाइजेशन होता है। तो काउ का डाइजेशन एक बार में नहीं होता है, पहले ये लेके पूरा खाना यहाँ इकट्ठा कर लेती है और फिर रुमेन में, और उसके बाद फिर वापस बैठ के बाहर लाके और ये अपना खाना पचाती है और फिर इसका डाइजेशन कंप्लीट होता है। आइए स्टूडेंट्स, हम आ जाते हैं अब क्लास 7th के 3rd चैप्टर यानी कि हीट पर। तो हीट चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एनसीईआरटी के हम कवर करेंगे। सबसे पहले देखिए, वुलन क्लॉथ किससे बने रहते हैं? एनिमल फाइबर से। वुलन क्लॉथ मेड अप ऑफ एनिमल फाइबर। जो वुलन है वो शीप, वुल जो है हमें शीप से मिलता है तो वो एनिमल फाइबर से बने रहते हैं। लेकिन जो कॉटन क्लॉथ है वो किससे बने रहते हैं? प्लांट फाइबर से। कॉटन के जो कपड़े रहते हैं वो किससे मिलेंगे? प्लांट से। अब देख लेते हैं, इसके बाद टेम्परेचर की बात कर लेते हैं। तो टेम्परेचर क्या है? जो रिलायबल मेजर ऑफ हॉटनेस ऑफ ऑब्जेक्ट, अपन जिससे हॉटनेस बता सकते हैं। टेम्परेचर बढ़ने के साथ हॉटनेस बढ़ती है, उसी तरह टेम्परेचर से हम हॉटनेस बता सकते हैं कितना हॉट है। पर वो कैसे बताएंगे, उसको मेजर किससे करते हैं? तो वो डिवाइस क्या होती है? थर्मामीटर। उस डिवाइस को क्या बोलते हैं हम? थर्मामीटर। अब आ जाते हैं थर्मामीटर के टाइप्स होते हैं। तो उसमें सबसे पहला देख लेते हैं क्लिनिकल थर्मामीटर। क्लिनिकल थर्मामीटर क्या है? जो अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करता है। मेनली क्लिनिकल थर्मामीटर क्यों बना था? हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए। अब बॉडी का टेम्परेचर मेजर करता है तो वो कितने से कितने डिग्री तक रहता है? थर्मामीटर में रीडिंग रहती है 35 से 42 डिग्री सेल्सियस। 35 से 42 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, 35 से 42 डिग्री सेल्सियस ही क्यों रीडिंग रहती है? 35 से 0 से या 10 से ऐसे क्यों नहीं रहती है? तो 35 से 42 तक रहने का कारण है हमारा बॉडी टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस, ह्यूमन बॉडी। और ये थर्मोमीटर बना किसके लिए? हमारा बॉडी टेम्परेचर मेजर करने के लिए। तो 37 रहता है और कभी भी ह्यूमन का टेम्परेचर 35 से नीचे नहीं जाता और 42 से ऊपर नहीं जाता। इसलिए ये थर्मोमीटर की रीडिंग कितनी बताई गई है? हमेशा इसको कितने पे बनाया गया था? 35 से 42 डिग्री सेल्सियस। ये हमेशा डिग्री सेल्सियस में ही मेजर होता है, ये डिग्री सेल्सियस में ही मेजर किया जाता है। अब इसके बाद ये कैसा बना रहता है थर्मोमीटर? इसमें एक लॉन्ग नैरो ग्लास ट्यूब रहती है और ये बल्ब, इसमें एक बल्ब रहता है एंड में। अंदर क्या फिल रहता है? इसमें बल्ब में मर्क्यूरी फिल रहता है। कौन सा एलिमेंट फिल रहता है? मर्क्यूरी फिल रहता है। अब मैं आपको इसका एक स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन कर देती हूँ शॉर्ट में। नेक्स्ट अब देखते हैं लेबोरेटरी थर्मामीटर। लेबोरेटरी थर्मामीटर में -10 से 110 डिग्री सेल्सियस तक की यूनिट होती है। कहाँ तक होती है? 110 तक की। ये लेबोरेटरी में टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज होता है। अब इसमें यूनिट्स इस तरह रहती है, यहाँ से यहाँ तक। बट इसका एक वो है कि इसको यूज करना है तो इसको स्ट्रेट रखना पड़ता है। एकदम स्ट्रेट रख के यूज कर सकते हैं। अगर इसको स्ट्रेट नहीं रखा गया तो ये इसका मर्क्यूरी लेवल फॉल डाउन होता है तो सही रीडिंग नहीं बताता है। बट ये जो क्लिनिकल थर्मामीटर है में ऐसा कुछ नहीं है कि इसको स्ट्रेट रखो, क्योंकि इसमें एक किंक लगा रहता है जो मर्क्यूरी को फॉल डाउन होने से और उसके एग्जैक्ट मेजर करने देता है। मर्क्यूरी का लेवल इधर उधर नहीं करता है। ठीक है, अब मर्क्यूरी इसमें फिल रहता है लिक्विड मेटल में ये मर्क्यूरी। तो ऐसा बोला जाता है मर्क्यूरी बहुत पॉइजनस रहता है, मर्क्यूरी बहुत हार्मफुल है। अगर ये ब्रेक डाउन हो गया तो मर्क्यूरी अगर मुंह में गया तो डेथ भी हो जाएगी। तो इसलिए अब इनको रिप्लेस करके क्या आ गया? इलेक्ट्रिकल थर्मामीटर। अब हमारे पास इलेक्ट्रिकल थर्मामीटर आने लगे इनकी प्लेस पर। अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक, कंडक्शन क्या होता है। ऐसी प्रोसेस जिसमें हॉटेस्ट पार्ट से कोल्ड पार्ट तक हीट ट्रांसफर होती है। जैसे मैं एक रॉड ले लेती हूँ, मैंने ये रॉड ले ली, यहाँ पे मैंने कैंडल बर्न कर दी, ये कैंडल बर्न कर दी। अब ये रॉड यहाँ से गर्म होना शुरू होगी, होते 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 यहाँ तक गर्म होती जाएगी। जो हीट ट्रांसफर हो रहा है हॉट पार्ट से कोल्ड पार्ट की तरफ, उसको बोलते हैं कंडक्शन। उसी को बोलते हैं कंडक्शन। अब कन्वेक्शन क्या होता है? कन्वेक्शन देखिए समझते हैं। मैंने ये एक बीकर ले लिया,
अब बीकर में यहाँ पे फायर किया, ये बर्न हो रहा है, ओके, ये बर्न हो रहा है। अब क्या होगा, फायर करते टाइम कुछ वाटर रहेगा, जो ये वाटर फिल है, वाटर यहाँ पे गर्म होता रहेगा, गर्म होके ये पानी ऊपर जाएगा और ठंडा पानी नीचे आएगा, ये पानी ऊपर जाएगा और ठंडा पानी नीचे आएगा, ऐसे मूवमेंट चलती रहेगी। एक पॉइंट पे जाके पूरा पानी गर्म, एक पॉइंट पे जाके पूरा ही पानी गर्म हो जाएगा। ये जो ये प्रोसेस चल रही है, ऊपर गर्म पानी जा रहा है, फिर नीचे ठंडा पानी आ रहा है, इसी को बोलते हैं कन्वेक्शन, हीट का कन्वेक्शन। अब इसके बाद पढ़ते हैं कंडक्टर। कंडक्टर जो खुद को गर्म होने दे, अपने अंदर हीट को पास होने दे, विच अलाउ हीट टू पास थ्रू दे, उसको बोलते हैं कंडक्टर। जैसे कि सारे मेटल्स होते हैं, एल्यूमिनियम होता है, कॉपर होता है, आयरन होता है, जर्मेनियम होता है, स्टील होता है, ये सब क्या होता है, गुड कंडक्टर। अब देखिए इंसुलेटर क्या होता है, जो अपने अंदर से हीट पास नहीं होने देता, जो खुद गर्म नहीं होगा, उसको हीट मिलने पर भी गर्म नहीं होता है, जैसे प्लास्टिक, वुड, ये गर्म नहीं होते, ये इंसुलेटर का एग्जाम्पल है। आइए अब देखते हैं सी ब्रिज एंड लैंड ब्रिज क्या होता है। ये इंपॉर्टेंट है, सीटेट में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। सी ब्रिज लैंड ब्रिज देख लेते हैं। जैसे कि ये सी है, मान लीजिए सी, यहाँ पे लैंड है, ये पूरा लैंड है, ठीक है। अब सी ब्रिज सन के टाइम पे रहता है, जब सन रहता है, एज फॉर सन, एज फॉर सी, याद रखिएगा, सी ब्रिज किस टाइम पे रहता है, सन के टाइम पे। क्या होता है, जब डे के टाइम पे सन की रेडिएशन आती है, तो ये जो लैंड है ये हॉट हो जाती है, हॉट तो ये वाटर भी होगा, लेकिन इसके कंपेयर में लैंड जो है वो ज्यादा हॉट हो जाती है, मोर हॉट। और इसका कंपेयर में जो वाटर रहता है वो धीरे धीरे गर्म होता है, लैंड जल्दी गर्म हो जाती है। तो जो ये हॉट लैंड से एयर मूव होती है, ये हॉट एयर रहती है, कंपेयर टू सी, सी की एयर इससे कम कोल्ड एयर रहेंगी, कम कम हॉट रहेंगी, कोल्ड एयर रहेंगी। तो क्या होता है, जब हॉट एयर रहती है और कोल्ड एयर रहती है, तो कोल्ड से हॉट की तरफ जाएगी, तो कोल्ड एयर इस साइड मूव करती है और हॉट एयर इस साइड मूव करती है। ऐसा मूवमेंट होता है, कोल्ड एयर का इधर बैलेंस करने की कोशिश करते हैं एक दूसरे को, और इस कारण क्या होता है, इधर बहुत ज्यादा टेम्परेचर नहीं होके बैलेंस हो जाता है, इसी को सी ब्रिज बोलते हैं। अब देख लेते हैं लैंड ब्रिज। लैंड ब्रिज में क्या होता है, ये मून के टाइम पे होता है। देखिए अब इसमें उल्टा होता है, ये है सी और यहाँ है लैंड। अब क्या होगा, पहले लैंड गर्म थी, अब कोल्ड हो जाएगी, यहाँ पे ये ठंडी हो जाएगी, जो लैंड है वो जल्दी ठंडी हो जाएगी, पर कंपेयर में पानी जल्दी ठंडा नहीं होगा, ये हॉट ही रहेगा। तो यहाँ से जो हवाएं उठेंगी वो कैसी हवाएं उठेंगी, गर्म हवाएं, हॉट एयर। और यहाँ से जो हवाएं उठती है वो कैसी उठती है, कोल्ड एयर, ठंडी हवाएं। फिर वापस ये मूवमेंट होता है रिटर्न, इधर से इधर जाएंगी कोल्ड और इधर से इधर आएंगी हॉट, और ये पूरा बैलेंस कर देंगी और वापस से इन्वायरमेंट को ठंडा कर देंगे। ये होता है सी ब्रिज एंड लैंड ब्रिज, दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। आप इसको याद रखने के लिए ऐसे कर सकते हैं, एस फॉर सन, एस फॉर सन, एस फॉर सी। तो सी ब्रिज सन के टाइम होता है, लैंड ब्रिज मून के टाइम होता है। और ये इससे याद रख सकते हैं, लैंड डे के टाइम पे जल्दी से हॉट रहती है और नाइट के टाइम पे कोल्ड हो जाती है, जल्दी ठंडी भी होती है। जो ज्यादा जल्दी गर्म होता है वो ज्यादा जल्दी ठंडा भी होता है, ऐसे ही जो देर से गर्म होता है वो देर से ठंडा होता है। अब आ जाते हैं चैप्टर नंबर 4, यानी कि एसिड बेस एंड सॉल्ट। एसिड बेस एंड सॉल्ट में क्या पढ़ेंगे, एसिड और बेस। सबसे पहले देख लेते हैं एसिड कैसा होता है, हम एसिड को कैसे पहचानेंगे। एसिड होता है सॉर, और मतलब खट्टा, और बेस जो होता है वो बिटर होता है, मतलब कड़वा। इसका टेस्ट कैसा होता है, खट्टा। अब ये खट्टा होता है तो कैसी चीजों में पाया जाता है, नींबू में, खट्टी चीजों में, ऑरेंज में, ऐसे सब में एसिड पाया जाता है। बेस कैसा होता है, बिटर होता है। इसका सोपी टच होता है, सोपी टच मतलब ऐसे टच करने पर ना हमको ऐसा लगता है सोप जैसा, फोम जैसा ऐसा लगता है, तो वो बेस होता है। अब देखते हैं एसिड और बेस। जो हम टेस्ट कर सकते हैं वो तो हम खा के टेस्ट कर लेंगे, लेकिन जो हम खा नहीं सकते, कुछ ऐसे एसिड है जो हम टंग पे टेस्ट नहीं कर सकते, तो उनको कैसे पहचानेंगे कि वो एसिड है या बेस है। तो एसिड और बेस को टेस्ट करने के लिए इंडिकेटर्स होते हैं, इंडिकेटर्स होते हैं।
जैसे कुछ नेचुरल इंडिकेटर होते हैं और कुछ जो होते हैं केमिकल इंडिकेटर्स होते हैं। नेचुरल इंडिकेटर जो होते हैं, नेचुरल इंडिकेटर्स पहले देख लेते हैं। जैसे हल्दी होती है, टर्मरिक। एक होता है चाइना रोज। चाइना रोज बोलते हैं गुड़हल का फूल। चाइना रोज रेड कलर का होता है, चाइना रोज। उसके बाद चाइना रोज के बाद होता है ओनियन से भी टेस्ट होता है। ये तो हो गए नेचुरल इंडिकेटर। अब होते हैं जो लिटमस पेपर होता है, केमिकल इंडिकेटर्स होते हैं लिटमस पेपर। अच्छा, ये लिटमस पेपर बना किससे रहता है? लाइकेंस से। लाइकेंस से बना रहता है। ये क्या करता है लिटमस पेपर? जब ये एसिड में डिप होता है, जब ये एसिड में डिप होता है लिटमस पेपर, तो ये इसका कलर हो जाता है रेड। जब ये बेस में डिप होता है तो इसका कलर हो जाता है ब्लू। अब देखिए, एसिड डेंजर होता है तो रेड डेंजर का साइन है, तो एसिड से रेड समझ लीजिए। बी से बेस, बी से ब्लू कलर। एक्चुअल में इसका कलर पर्पल होता है। पर्पल कलर होता है। एसिड और बेस में ये अपना कलर चेंज कर लेता है। इससे हम पता कर सकते हैं कि एसिड है या बेस है। इस तरह से हम जान सकते हैं बहुत सारे टेस्ट लगा के। अब हम देखते हैं एसिड कौन सा होता है, बेस कौन सा होता है। सबके एग्जाम्पल देखते हैं और कौन कहाँ पाया जाता है। अब देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी के एसिड है और वो कहाँ पाए जाते हैं। एसिटिक एसिड कहाँ पाया जाता है? विनेगर। फॉर्मिक एसिड चींटी के डंक में, आंट स्टिंग। सिट्रिक एसिड कहाँ पाया जाता है? ऑरेंज, लेमन। ऑक्जेलिक एसिड कहाँ पाया जाता है? स्पेनिश, टोमेटो। एस्कॉर्बिक एसिड कहाँ पाया जाता है? आंवला में। और टार्ट्रिक एसिड कहाँ पाया जाता है? टैमरिन, ग्रेप्स, मैंगो। ये सब जगह पाया जाता है। ये लर्न कर लीजिए, कहीं पे भी कोई सा भी क्वेश्चन सीटेट में इसमें से आ जाता है। अब हम देखते हैं बेस के नाम और वो कहाँ पाए जाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं बेस कहाँ, बेस कौन से और कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहाँ पाया जाता है? लाइम वाटर में, चूने का पानी। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड विंडो क्लीन करने के, विंडो क्लींजर आते हैं ना, साफ गेट विंडो ग्लास साफ करने वाले, उसमें। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रहता है सोप में। नेक्स्ट लास्ट आ जाते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में, किसमें पाया जाता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये भी इंपॉर्टेंट है बेस के। अब हम देखते हैं इंडिकेटर्स और उसके कौन कौन से कलर एसिड बेस में देता है। अब देख लेते हैं इंडिकेटर्स कलर इन एसिड इन बेस कैसे रिएक्ट करते हैं। सबसे पहले इंडिकेटर कौन सा देखते हैं? लिटमस। उसका एक्चुअल में कलर पर्पल होता है। एसिड में डालने पर रेड हो जाता है, बेस में ब्लू कलर हो जाता है। टर्मरिक येलो कलर की होती है। एसिड में डालने पर येलो ही रहेगी, पर बेस में डालने पर डीप रेड कलर की हो जाएगी। अब इसके बाद बीट रूट की बात कर लेते हैं। बीट रूट होता है पर्पल कलर का। एसिड में पर्पल ही होगा लेकिन बेस में डालने पर येलो हो जाएगा। रूट जो होती है कैबेज की, पर्पल कलर की होती है। रेड पिंक हो जाती है एसिड में डालने पर, ग्रीन येलो हो जाती है बेस में डालने पर। चाइना रोज रेड होता है, मैजेंटा कलर का एसिड में हो जाता है, बेस में ग्रीन कलर ले लेता है। अब देख लेते हैं टर्मरिक। एसिड, एसिडिक कंडीशन में येलो है, बेस में रेड हो जाती है। चाइना रोज रेड होता है, बेस में ग्रीन हो जाता है। फिनोक्सिलिन इंडिकेटर है केमिकल जो कलरलेस होता है, पर उसको बेस में डालने पर वो पिंक हो जाता है। इसके बाद मिथाइल ऑरेंज देख लेते हैं। ये रेड कलर का होता है और एसिड में और बेस में येलो हो जाता है। इसके बाद लिटमस डाई जो होती है ब्लू से रेड में कन्वर्ट होती है एसिडिक कंडीशन में, रेड से ब्लू होती है बेस की कंडीशन में। जो वेनिला और ओनियन होता है, प्याज हमारा, एसिड में वो उसकी स्मेल होती है, ऑर्डर होती है, कुछ स्मेल होती है। और अगर बेस में डाले तो वो ऑर्डरलेस हो जाते हैं दोनों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे एग्जाम्पल मेरे कन्वर्ट जो भी जिसमें क्या कलर लेता है वो पूरे एक साथ बुक के 7th क्लास के 4th चैप्टर के सारे एक साथ लिखे हैं। आपको ये बहुत बेनिफिशियल रहेगा, आप इसको देखिए लर्न कर लीजिएगा। आइए अब आ जाते हैं चैप्टर नंबर 5, फिजिकल एंड केमिकल चेंज। क्लास 7th का चैप्टर नंबर 5 पे आ जाते हैं, फिजिकल एंड केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज क्या होता है, सबसे पहले देख लेते हैं। ऐसे चेंज जिसमें सब्सटेंस में
फिजिकल अपीयरेंस उसका चेंज। और फिजिकल अपीयरेंस क्या होता है, जैसे उसका शेप, साइज, ऐसे वॉल्यूम, जो ये होता है ये फिजिकल अपीयरेंस होता है, जो ऊपर से दिखने में दिखाई पड़ते हैं। जैसे इसका एग्जांपल ले लेते हैं हम, मेल्टिंग ऑफ आइस। मेल्टिंग ऑफ आइस, अब मेल्टिंग ऑफ आइस, अगर बर्फ पिघलेगा तो पानी बनेगा, फिर वापस पानी बर्फ बन जाएगा। तो ये फिजिकल चेंज है, उसका साइज चेंज होता है, शेप चेंज होता है। दूसरा ले लेते हैं एग्जांपल अपन, दूसरे में ले लेते हैं शुगर सॉल्यूशन। शुगर सॉल्यूशन में क्या होता है, शक्कर को हम पानी में घोल देते हैं, तो उसका जो साइज रहता है वो डिजोल्व होने के बाद वापस उसमें चेंज हो जाता है, छोटे हो जाते हैं, और मतलब गायब भी हो जाते हैं, अपना डिजोल्व हो जाते हैं। तो अ चेंज इन विच अ सब्सटेंस अंडरगो चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टी, सिर्फ उसके फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो, ना कि उसके अंदर कोई केमिकल रिएक्शन हो, ऐसे चेंज को हम फिजिकल चेंज करते हैं। ये इसके एग्जाम्पल है, मेल्टिंग ऑफ आइस, शुगर सॉल्यूशन। और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। अब केमिकल चेंज, केमिकल चेंज क्या है, अ चेंज इन विच वन और मोर न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म, ऐसा चेंज जिसमें कोई नया सब्सटेंस बने, कुछ नया बनना चाहिए, ऐसा नहीं कि उसका शेप चेंज हो गया। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, एग्जाम्पल में ले लेते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन, आपने देखा लोहे में जंग लग जाता है, तो वो क्या जंग वापस लोहे में कन्वर्ट हो जाएगा, नहीं। तो लोहे में जो जंग लगता है वो क्या है, केमिकल चेंज है। और देखते हैं बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, क्या है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। क्या होता है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन में, मैग्नीशियम जो रहता है Mg, हमेशा बर्निंग कब होती है, आग कब लगती है, जब ऑक्सीजन प्रेजेंट हो। वो ऑक्सीजन की प्रेजेंट में क्या होता है, बर्न होता है, उसको जलाया जाता है, तो वो क्या बन जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। क्या बन जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है ये। तो जब अभी ये मैग्नीशियम था, अब ये ऑक्साइड के फॉर्म में बन गया, मतलब इसका पूरा अपीयरेंस ही चेंज हो गया। तो ये क्या हो गया, केमिकल चेंज हो गया। इसमें एक और चेंज दिखाई पड़ता है, जब मैग्नीशियम ऑक्साइड, अब ये राख बन गया, ऐश बन गई इसकी। तो ये जो राख को हम पानी में डालते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड की राख जो है उसको हम पानी में डिजोल्व करते हैं, तो ये क्या बन जाती है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या बन जाता है, मैग्नीशियम MgOH ओल्ड वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो देखिए मैग्नीशियम से ऑक्सीजन के प्रेजेंट में क्या हुआ, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। फर्दर मैग्नीशियम को जब पानी में डिजोल्व किया तो क्या हुआ, ऑक्साइड को मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन गया। मतलब ये क्या है, केमिकल चेंज है, पूरा की पूरा केमिकल चेंज है। आइए देखते हैं केमिकल चेंज के कुछ और एग्जांपल जो एनसीईआरटी बेस्ड है। अब देखिए कॉपर सल्फेट है, ये CuSO4 क्या होता है, कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट है या आयरन है। आयरन आप नेल भी ले सकते, कील आती है जो, वो ले सकते हैं, या कुछ भी आयरन का ले सकते हैं। फिर FeSO4 जो है फेरस सल्फेट है, ये कॉपर है। अब देखिए क्या होता है कॉपर सल्फेट और Fe का कैसा रिएक्शन होता है। हमने ये ले लिया कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, एक इसमें बीकर में कॉपर सल्फेट पानी में घोल लिया। अब इसमें आप आयरन डाल दीजिए, आयरन की नेल या कुछ भी डाल दीजिए, ये आयरन नेल डाल दिया, कुछ भी डाल दिया, आप सबको जो आपके पास अवेलेबल है वो डाल दीजिए, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में इस तरह से डाल दीजिए। अब क्या होगा, इसको आफ्टर 1 आवर, 1 घंटे बाद देखेंगे। अभी जो कॉपर सल्फेट है उसका एक्चुअल कलर ब्लू होता है, कॉपर सल्फेट नीले कलर का होता है। अब उसके बाद जब 1 घंटे बाद आप देखेंगे ना, 1 आवर, आफ्टर 1 आवर क्या होगा, ये जो सॉल्यूशन है ये ग्रीन कलर का हो जाएगा। ये जो सॉल्यूशन है ये ग्रीन कलर का हो जाएगा। और जो ये आपने नेल डाली थी ना, आप इसको निकालेंगे तो ये ब्राउन कलर की दिखाई देगी, इस पे ब्राउन कलर हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है, हमने कॉपर सल्फेट लिया था, कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर था, उसमें आयरन डाला तो उसने रिएक्शन करा, और क्या बन गया, वो फेरस सल्फेट बन गया, और कॉपर जो है वो नेल के ऊपर डिपॉजिट हो गया।
ये रिएक्शन होने के कारण देखा जाता है केमिकल चेंज है। अब इसके बाद देखते हैं विनेगर। विनेगर आपको पता है क्या होता है? एसिटिक एसिड होता है। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COOH। जनरली सभी के घर में मिल जाता है ये। बेकिंग सोडा होता है NaHCO3। ये भी आपके घर में मिल जाता है किचन में इजीली। ये दोनों को मिक्स कर दो तो क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती। कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है उसमें से। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस का क्या यूज कर सकते हैं? ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस में अगर आप लाइम वाटर डालोगे, चूने का पानी, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, चूने का पानी डालोगे तो क्या बन जाता है? ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलके कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है, CaCO3 और वाटर। जब ये गैस इवॉल्व होती है तो आपको ना ऐसे बबल उठते हुए दिखते, बबल उठते हुए, बुलबुले ऐसे उठते हैं। तो ये भी किसका एग्जाम्पल है? केमिकल चेंज का। जो हम खाना खा के खाना पचाते हैं वो भी क्या है? केमिकल चेंज है। कोई भी चीज को हम जलाते हैं, सब्सटेंस कोई भी बर्न होगा वो भी क्या है? केमिकल चेंज है। राइपनिंग ऑफ फ्रूट, कोई भी फल पक जाता है तो क्या वो वापस कच्चा हो जाएगा? वो अपनी पहले की स्टेट में चले जाएगा? नहीं। तो वो भी क्या है? केमिकल चेंज है। फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप, जो ग्रेप्स का सड़ के वाइन बनाते हैं अल्कोहल, वो भी क्या है? केमिकल चेंज है। तो ये सारे एग्जाम्पल एनसीईआरटी बेस्ड है। इसमें से आपको सीटेट में या कोई भी एग्जाम आप देते हैं 8th तक की स्टैंडर्ड की, तो उसमें कोई भी एग्जाम्पल इजीली पूछ सकता है, प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम चैप्टर नंबर 6 पे, रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म। कौन कैसे सांस लेता है और रेस्पिरेशन होता क्या है? सबसे पहले देखते हैं रेस्पिरेशन की प्रोसेस है क्या। रेस्पिरेशन होता है ब्रेक डाउन ऑफ एनर्जी। जब हम सांस लेते हैं तो हमको एनर्जी की जरूरत पड़ती है, और वो एनर्जी हमें कहाँ से आती है? खाना खाते, फूड, उससे आते है। तो जो हम खाना खाते हैं वो इनटेक करते हैं खाने का, उसके बाद वो अंदर ब्रेक डाउन होता है। वो ब्रेक डाउन के बाद हमें एनर्जी मिलती है और वही हम रेस्पिरेशन में यूज करते हैं। अब देखिए, जो रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन क्या है वो देख लेते हैं। जो एनर्जी सेल में ब्रेक डाउन हो ग्लूकोज का, और वो एनर्जी हम सेल्स को दें, सेल ब्रीथिंग करें, वो एनर्जी सेलुलर रेस्पिरेशन में यूज होती है। तो वो सेलुलर रेस्पिरेशन होता है। द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड इनटू द सेल, सेल में ब्रेक डाउन होने को सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। अब एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? एरोबिक रेस्पिरेशन में रेस्पिरेशन होता है, ब्रेक डाउन ऑफ एनर्जी होता है किसकी प्रेजेंस में? ऑक्सीजन की प्रेजेंट में। जब ब्रेक डाउन हो रहा है तो उस समय ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होगा तो ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा, वो होता है सेलुलर रेस्पिरेशन। कौन करता है? ह्यूमंस, हम करते हैं, और काऊ, डॉग, बहुत सारे एनिमल जो है वो एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। अब एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? ऐसा रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन की एब्सेंस में और ऑक्सीजन की जरूरत ना पड़े, नो ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड। ये कहाँ पे होता है? यीस्ट होता है जो, ये क्या करता है? ब्रेक डाउन करता है अपने फूड का ऑक्सीजन की एब्सेंस में। ये कहाँ यूज होता है? अल्कोहल बनाने में, अल्कोहल बनाने में ये यूज होता है। अब हम देखते हैं ग्लूकोज का ब्रेकडाउन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कैसा होता है और क्या बनता है, और ऑक्सीजन की एब्सेंस में क्या होता है और क्या बनता है। आइए अब देखते हैं ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। ब्रेकडाउन ग्लूकोज का कैसे कैसे होता है। सबसे पहले देखते हैं एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन नहीं है तो, ऑक्सीजन नहीं है तो क्या होगा? इथेनॉल बन जाएगा। मैंने आपको बताया अल्कोहल जो होता है, इथेनॉल क्या है? अल्कोहल है। कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और एनर्जी रिलीज होती है। ये किस में होता है? ईस्ट में होता है, अल्कोहल बनाने के काम में आता है। सेकेंड है लेक ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन अगर कम है, अब देखिए ऑक्सीजन कम कब होगा पहले ये देख लेते हैं। ऑक्सीजन कम जब होता है जैसे हमने बहुत हैवी वर्कआउट किया, कुछ वजन उठाया, या हमने बहुत ज्यादा रनिंग की, तो क्या होगा? ऑक्सीजन की डिमांड ज्यादा हो जाएगी बॉडी में। ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए पर उतना पहुंच नहीं पा रहा है, तो क्या होगा? लैक्टिक एसिड बन जाता है। क्या बन जाता है? लैक्टिक एसिड। और क्रैम्प हो जाता है, खिंचाव होने लगता है, मसल में दर्द होने लगता है, क्रैम्प होने लगता है। तो ये लैक ऑफ ऑक्सीजन के कारण होता है, लैक्टिक एसिड बन जाता है और एनर्जी प्रोड्यूस करते जाता है। तो ये किसमें होता है? हमारी मसल्स में। अब इसके बाद देखते हैं, अगर ऑक्सीजन भरपूर मिल रहा है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है,
तो क्या होगा, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अभी हमने पढ़ा था सेल्यूलर रेस्पिरेशन, इसके पहले पढ़ा था सेल्यूलर रेस्पिरेशन। तो इसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती जाती है, वाटर निकलता है और एनर्जी मिलती जाती है, और इससे कंटिन्यू रेस्पिरेशन चलता रहता है। तो ये 3 टाइप से रेस्पिरेशन होते हैं, जब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है, लैक ऑफ ऑक्सीजन है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है। अब याद रखिएगा कहाँ पे होता है, ये ईस्ट में होता है, ये मसल्स में होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। देखिए अब देखते हैं इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन क्या होता है। सबसे पहले समझते हैं, इनहेलेशन होता है टेकिंग इन ऑफ एयर। अगर हम अंदर की तरफ सांस ले रहे हैं तो वो इनहेलेशन होता है। सांस लेते हैं तो एयर में क्या सिर्फ ऑक्सीजन प्रेजेंट रहता है, नहीं, और भी गैसेस रहती है, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह रहती है। तो एयर रिच ऑक्सीजन, जिसमें ऑक्सीजन ज्यादा हो, वैसे एयर अंदर लेने को इनहेलेशन बोलते हैं। इनहेलेशन करते टाइम होता क्या है, इनहेलेशन करते टाइम होता है जैसे ही हमने सांस ली तो क्या होगा, हम ब्रीदिंग कर रहे हैं, रेस्पिरेशन कर रहे हैं, ऑक्सीजन अंदर आएगी। ऑक्सीजन अंदर आएगी तो क्या होता है, जो ये अपना डायफ्राम रहता है, डायफ्राम रहता है, ये पहले डोम शेप रहता है। जैसे ही एयर इन आती है तो ये क्या हो जाता है, फ्लैट। क्या हो जाता है, फ्लैट। ये फ्लैट हो जाता है, और जो हमारी रिब्स है ये बाहर की तरफ जाती है, जिसमें अंदर का वॉल्यूम बढ़ जाए और अच्छे से एयर फिल हो जाए लंग्स में। ये होता है, ये वॉल्यूम बढ़ने के कारण प्रेशर बढ़ता है और ऑक्सीजन अंदर की तरफ आती है। इसको बोलते हैं इनहेलेशन। अब एक्सहेलेशन में क्या होता है, एक्सहेलेशन में जो हम अंदर सेलुलर रेस्पिरेशन के कारण कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी में बनी है वो हम बाहर छोड़ेंगे। कुछ कार्बन डाइऑक्साइड इससे भी गई थी वो हम बाहर छोड़ेंगे। तो बाहर छोड़ते टाइम क्या होता है, बाहर छोड़ रहे तो यहाँ का प्रेशर कम होगा, तो ये रिब्स वापस अपनी साइज में आ जाएंगी, जो इसका एक्चुअल साइज है। और डायफ्राम भी ऊपर की तरफ मूव करेगा, डोम शेप हो जाएगा। ये क्या शेप होता है, डोम शेप, डोम शेप। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ड्यूरिंग एक्सेलेशन डायफ्राम का शेप क्या होता है, डोम शेप होता है। और इनहेलेशन के टाइम पे क्या होता है, तो फ्लैट होता है। और जब ये टेकिंग इन ऑफ एयर रिच ऑक्सीजन, इसको इंस्पायरेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंस्पायरेशन। और जो एक्सेल करना बाहर की तरफ, उसको एक्सपायरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सपायरेशन। देखिए हम इनहेल करते हैं, एक्सेल करते हैं, तो हम इनहेल तो करते हैं 21% ऑक्सीजन। कितने परसेंट ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, 21%। पर एक्सेल सिर्फ 16.4% ही करते हैं। तो बची हुई ऑक्सीजन कहाँ गई, ये सेल्स ने यूज कर ली रेस्पिरेशन में, सारी बॉडी ने यूज कर ली जितनी, उसके बाद जो बची थी वो एक्सेल कर दी। अब हमने इनहेल की थी 0.4% कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन एक्सेल हम ज्यादा करेंगे 4.4%। तो ये बची हुई कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से, हमने देखा था जो ब्रेक डाउन होता है सेलुलर रेस्पिरेशन में, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ग्लूकोज का ब्रेक डाउन देखा था। तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एनर्जी रिलीज हो रही थी। तो वो जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही थी वो इसी एक्सेलेशन से बाहर आएगी। तो हम इनहेल ज्यादा करते हैं, एक्सेल कम करते हैं ऑक्सीजन। और इनहेल कम करते कार्बन डाइऑक्साइड पर एक्सेल ज्यादा करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। लास्ट देख लेते हैं हम, रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म। कौन सा ऑर्गेनिज्म किस तरह से रेस्पिरेशन करता है, बॉडी में क्या यूज करता है रेस्पिरेशन के लिए। तो मॉइस्ट स्किन, जो जिसकी ऐसी चिकनी स्केली स्किन रहती है वो कौन है, अर्थवॉर्म। एकदम पतली स्किन रहती है, अर्थवॉर्म। और फ्रॉग, फ्रॉग सिर्फ मॉइस्ट स्किन से नहीं, फ्रॉग लंग्स से भी करता है रेस्पिरेशन। फ्रॉग में 2-3 टाइप के रेस्पिरेशन होते हैं। अब इसके बाद गिल्स देख लेते हैं, गिल्स से कौन करता है, फिश। और टेडपोल, टेडपोल क्या होता है, फ्रॉग का बच्चा, जो लार्वा रहता है पानी में, वो टेडपोल उसको बोलते हैं। और ट्रेकियल ट्यूब, कॉकरोच करता है ट्रेकिया से, उसमें ट्रेकिया होता है, इस तरह से ट्रेकिया रहता है। उसके हार्ट समझ लीजिए, उसके लंग समझ लीजिए इसको, ऐसे ब्लड वेसल्स जाती है यहाँ से। तो कॉकरोच करता है ट्रेकिया से।
और लंग से कौन करता है? एम्फीबियन एंड मैमल्स। एम्फीबियन कौन है? क्रोकोडाइल, ये क्रोकोडाइल वगैरह जो रहते हैं। एम्फीबियन से मैमल तक जो भी आते हैं। मैमल कौन है? हम है, ह्यूमंस, हम है मैमल। और एम्फीबियन कौन है? क्रोकोडाइल। और भी जो मेंबर आते हैं सारे। तो ये रहा हमारा रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म चैप्टर का सारा कंटेंट। अब आ जाते हैं चैप्टर नंबर 7, ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल एंड प्लांट। किस तरह से ट्रांसपोर्टेशन होता है इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अब ट्रांसपोर्टेशन की बात की है एनिमल्स में, सबसे पहले एनिमल का देख लेते हैं। तो एनिमल में ट्रांसपोर्टेशन की बात की है तो कौन पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन करता है, कौन घुमाता है, सारी चीजों को ले जाता है, वो है ब्लड। तो सबसे पहले आ जाते हैं ब्लड पे। ब्लड क्या करता है? ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन, जो भी ऑक्सीजन हमने इनहेल की और जो खाना खा के न्यूट्रिशन मिला है वो पूरे बॉडी पार्ट को देता है। सबसे पहला तो फंक्शन हो गया ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन, पूरे बॉडी पार्ट को कौन देता है? ब्लड देता है। दूसरा हो गया एक्सक्रीटरी वेस्ट होता है, जो वेस्ट होते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट जो हमारे बॉडी के लिए काम का नहीं है, वो किडनी और लिवर को देता है और किडनी फिर उसको एक्सक्रीट आउट कर देती है यूरिन के थ्रू। नेक्स्ट आ जाता है कंपोजिशन। ब्लड किस किस चीज से मिलके बना है? ब्लड में होता है प्लाज्मा, फ्लूइड होता है, फ्लूइड होता है, लिक्विड फ्लूइड, उसको बोलते हैं प्लाज्मा। फिर ब्लड में सेकंड होता है आरबीसी। आरबीसी को बोलते हैं रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल बोलते हैं, रेड ब्लड सेल में रेड कलर किस कारण है? इसमें होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के कारण रेड ब्लड सेल का कलर रेड दिखाई देता है। इसके बाद आते हैं डब्ल्यूबीसी पे। डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल। व्हाइट ब्लड सेल क्या करती है? ये जो फॉरेन बॉडीज है उसके अगेंस्ट फाइट करती है, ये उसके अगेंस्ट लड़ती है। ये बहुत हेल्पफुल है। ब्लड में कोई भी बीमारी है, कोई भी, उसके लिए डिटेक्ट करती है, जितना कोशिश है अपनी पूरी वो करती है। प्लेटलेट्स क्या होती है? प्लेटलेट्स के बारे में देखते हैं पहले। एक थ्रोम्बिन नाम का सब्सटेंस रहता है। तो जैसे हम गिर जाते हैं, हमें चोट लग जाती है या कहीं लग गया, तो चोट लगने के बाद क्या होता है? तुरंत प्लेटलेट्स आके, जैसे यहाँ पे कहीं चोट लग गई तो तुरंत क्या होगा? प्लेटलेट्स आके यहाँ पे डिपॉजिट हो जाती है। और प्लेटलेट्स में भी क्या डिपॉजिट होता है? थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन नाम का एक सब्सटेंस रहता है, जमा हो जाता है और एक ब्राउन कलर का स्कार बन जाता है, जिसके कारण ब्लड ओवरफ्लो ना हो, पूरा बॉडी का ब्लड ना निकल जाए, इसलिए प्रिवेंट करता है। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए ब्लड वेसल्स। अब ब्लड वेसल्स कौन कौन सी होती है? आर्टरीज होती है, वेन होती है। आर्टरी क्या होती है? जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाए, ऑक्सीजन वाला ब्लड ले जाए, कि कहाँ ले जाए? हार्ट से कहाँ तक ले जाएगी? सारे बॉडी पार्ट में। हार्ट से सारे बॉडी पार्ट में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाए वो आर्टरी है। बट एक एक्सेप्शन है, क्या? जो पल्मोनरी आर्टरी है वो उल्टा काम करती है। वो क्या करती है? डीऑक्सीनेटेड ब्लड को ले जाती है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड का काम ले जाने का काम करती है। ऐसे ही वेन, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पल्मोनरी आर्टरी कैसा ब्लड ले जाती है, तो इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऑक्सीनेटेड की डीऑक्सीनेटेड। तो याद रखना है कि आर्टरी का याद रख लीजिए, ऑक्सीनेटेड ले जाती है, बाकी पूरा चार्ट आपको ऐसे याद हो जाएगा। अब वेन का देखिए, वेन क्या करती है? डीऑक्सीजनेटेड, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड मतलब डीऑक्सीजनेटेड, इसको बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड और इसको बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड। कैसा ब्लड ले जाती है? डीऑक्सीजनेटेड। यहाँ पे लिख देते हैं ऑक्सीजनेटेड। आर्टरीज ले जाती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड और वेन ले जाती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। यही इसका उल्टा हो जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी ले जाएगी कैसा? डीऑक्सीनेटेड, और पल्मोनरी वेन ले जाएगी ऑक्सीनेटेड ब्लड। अब देखते हैं वेन क्या करती है? कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड मतलब डीऑक्सीनेटेड ब्लड ले जाती है, पर इसका भी एक्सेप्शन है, पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन कैसा ब्लड ले जाएगी? ऑक्सीजनेटेड, आर्टरी जैसा काम करेगी वो। अब एक बार फंक्शनिंग देख लेते हैं। ये है हमारे लंग्स, ये है हमारे लंग्स, ये है हार्ट। एक छोटा सा डायग्राम बनाया है।
बुक का ये हार्ट, ये है लंग्स। अब देखिए लंग्स से कौन ब्लड किससे जुड़ा हुआ है, ब्लड का कनेक्शन पल्मोनरी वेन। ये कैसा ब्लड लेके आती है, पल्मोनरी वेन का काम कैसा है, ऑक्सीजनेटेड रिच ब्लड। तो ये क्या करेगी, हार्ट से लंग्स को ऑक्सीजनेटेड ब्लड देंगी। कैसा ब्लड देंगी, ऑक्सीजन रिच। और ये कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड लेके आएगी पल्मोनरी आर्टरी यहाँ तक फिल्टर के लिए। अब आर्टरी सारी कैपिलरीज से ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले हार्ट से लेके कहाँ तक आएगी, सारे बॉडी पार्ट तक। और यहीं से सारे बॉडी पार्ट से कलेक्ट करके कौन ले जाएगा, वेन। इसका उल्टा फंक्शन करेगी, सारे बॉडी पार्ट से सारा कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड लेके जाएगी हार्ट तक, फिर हार्ट फिल्टर करके वापस ऑक्सीजनेटेड ब्लड दे देगा आर्टरीज को, और आर्टरीज पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। ऐसे पूरी साइकिल चलती रहती है। इसको डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। हमारी बॉडी में जो हार्ट की पंपिंग होती है उसको डबल सर्कुलेशन बोलते हैं, क्योंकि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग अलग है, एक साथ नहीं है। आइए देखते हैं अब हार्ट का स्ट्रक्चर। हार्ट कहाँ प्रेजेंट रहता है, हार्ट रहता है मिड थोरेसिक कैविटी में, मिड थोरेसिक कैविटी में, स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड लेफ्ट, थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ टिल्ट रहता है। थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ टिल्ट रहता है। इसमें 4 चैम्बर रहते हैं। कितने चैम्बर रहते हैं, 4 चैम्बर्स इन हार्ट। देखिए 4 चैम्बर कौन कौन से होते हैं, राइट एट्रिया, लेफ्ट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ये है लेफ्ट वेंट्रिकल, ये है राइट एट्रिया, ये जो पूरा दिख रहा है ये राइट एट्रिया है, और ये है राइट वेंट्रिकल। ये राइट वेंट्रिकल है, ये राइट एट्रिया है, ये लेफ्ट एट्रिया है, लेफ्ट वेंट्रिकल। हमने इससे पहले देखा है कि राइट एट्रिया कैसा ब्लड लाता है, ऑक्सीजनेटेड, और लेफ्ट एट्रिया ब्लड कैसा लाएगा, डीऑक्सीजनेटेड। ऐसे ही राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल का देखा था। पल्मोनरी आर्टरी ये है, पल्मोनरी वेन ये है। इसके बाद एओर्टा, लार्जेस्ट आर्टरी होती है एओर्टा। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि लार्जेस्ट आर्टरी कौन है, एओर्टा। इंपॉर्टेंट है ये, लार्जेस्ट आर्टरी कौन सी है, एओर्टा। ये होती है वेना केवा। ठीक है, अब देखते हैं हार्ट बीट। हार्ट बीट किस कारण होती है, जितनी बार सिस्टोल होता है, सिस्टोल और डायस्टोल देख लेते हैं पहले। जब इसमें ब्लड फिल होता है, जब सपोज ये हार्ट का स्ट्रक्चर है मान लीजिए, जब इसमें ब्लड फिलिंग होती है, ब्लड आके भर रहा है, उसको बोलते हैं सिस्टोल। क्या बोलते हैं, सिस्टोल। और खाली होता है जब ब्लड इसमें आके, उसको बोलते हैं डायस्टोल। तो जब सिस्टोल होता है, बीट किसको कहते हैं, सिस्टोल डायस्टोल, जब ब्लड पंप करता है उसी को हार्ट बीट कहते हैं। कितनी हार्ट बीट होती है अपनी, 72 से 80 पर मिनट, 72 टू 80 पर मिनट। ये याद करने वाली चीज है, 72 टू 80 पर मिनट। अब पल्स किसके कारण होती है, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कि पल्स किसके कारण होती है। तो जो आर्टरी में ब्लड फ्लो होता है उसमें पल्स रेट चेक करते हैं। तो ब्लड फ्लो इन आर्टरी किसमें, आर्टरीज में, आर्टरीज में जो ब्लड फ्लो होता है उससे पल्स रेट चेक करते हैं। और हमारी हार्ट बीट कितनी होती है, 72 टू 80 टाइम्स पर मिनट। ये हार्ट का पूरा स्ट्रक्चर है।